गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो टेक्निकली तो हम 9 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, पर जो सेलिब्रेशंस हैं वो 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में हो रही है, यानी कि 3 दिन ये टोटल यहाँ पे इवेंट चल रहा है। अब दोस्तों, इस बार का जो डायस्पोरा है, राइट, इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, उसकी जो थीम है दैट इज डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। यानी कि जो हम चाहते हैं 100 साल आज़ादी के ऊपर अपने देश को हम एक विकसित भारत बनाना, राइट, उसके अंदर डायस्पोरा का कैसे कंट्रीब्यूशन रहने जा रहा है, वो इस बार की हमें थीम देखने को मिली। अब डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पे विजिट किया। दरअसल में इस बार का जो इवेंट हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन ओडिशा, राइट। तो भुवनेश्वर के अंदर आपको ये इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे एंड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि किस तरह से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनका किस तरह से बहुत जर्नी रही है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें गर्मेटियास की, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इंडेंचर्ड लेबर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा करी गई। इसके अलावा ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताई गई कि दरअसल में ये इवेंट था उड़ीसा के अंदर, जैसा मैं आपको बता ही रहा हूँ। एंड उड़ीसा स्टेट में ही आपको जो अशोका के टाइम के ऊपर आपको देखने को मिलता है कलिंगा वॉर, राइट। आप सबने अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा है इस पर्टिकुलर वॉर के बारे में। दरअसल में एक तरफ था मौर्यन एम्पायर जिसको लीड किया जा रहा था अशोका के द्वारा, एंड सामने थे जो स्टेट ऑफ कलिंगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। अगर कुछ एस्टिमेट्स देखे जाएं तो ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर। एंड ये जो वॉर था, ये एक टर्निंग पॉइंट बना अशोका की जिंदगी के अंदर, जिसके बाद में उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को गिव अप कर दिया एंड आगे जाके उसने धम्मा का प्रिंसिपल जो था उसको अडॉप्ट किया। महात्मा बुद्ध के जो कॉन्सेप्ट थे, उनकी जो बातें थी, उनको आगे जाके उन्होंने प्रीच भी इनफैक्ट आगे लोगों तक पहुंचाने का इंपॉर्टेंट काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि आज के समय ना जो ये उड़ीसा की धरती है, ये हमें दिखाती है कि दुनिया में अगर किसी चीज को जीतना है ना, तो प्यार से ही जीता जा सकता है, ना कि वो युद्ध के थ्रू। तो दुनिया में आजकल जो अलग अलग वॉर चल रही हैं वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं पीस की साइड। एंड भारत, भारत की जो सोच है, भारत की जो हिस्ट्री रही है, वो शांति की, पीस की रही है। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में हम पहुंचाएं तो डेफिनेटली दुनिया में भी शांति, नॉन वायलेंस और पीस एस्टेब्लिश यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 10 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एट द सेम टाइम कुछ और भी जो कंटेंट होता है यूपीएससी स्पेसिफिक, वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। एक्चुअल में क्या होता है ना, हर साल एक रैंकिंग आती है जो ये बताती है कि एक देश का जो पासपोर्ट है वो कितना एक तरह से स्ट्रांग है। बेसिकली पता क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि लेट्स से कोई देश का पासपोर्ट है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर आप दुनिया भर की कितनी डेस्टिनेशंस को विजिट कर सकते हो बिना किसी प्रायर वीजा के। यानी कि प्रायर वीजा के आप कितनी डेस्टिनेशन यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो अगर हम नोटिस कर सकते हैं ना, जैसे इसमें टॉप पे रैंक आया है सिंगापुर का, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे जापान देखने को मिल जाएगा, इस तरह से फिनलैंड हो गया, बहुत सारी इस तरह से कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सिंगापुर देखोगे ना कि सिंगापुर क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, उसका एक कारण है, क्योंकि सिंगापुर पासपोर्ट वाले क्या कर सकते हैं, जो टोटल 227 डेस्टिनेशन ना, उनमें से 195 डेस्टिनेशन जा सकते हैं बिना, मतलब दे एंजॉय अ वीजा फ्री एक्सेस। ये फायदा होता है। अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग की, तो भारत की रैंकिंग है 85th, क्योंकि हम भारत के जो लोग हैं, जो पासपोर्ट्स हैं इनके पास, वो 57 नेशंस विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री, एज कंपेयर टू 195 ऑफ द सिंगापुर। अब भारत की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि 2021 में हमारी रैंकिंग थी 90th। फिर हमने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया, 2024 के अंदर हमारी रैंक होगी 80th। अब हमारी रैंक यहाँ पे नीचे गिर गई है, अब हम 85th हो गए हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा जो रैंक है वो नीचे आया है। कौन इसको रिलीज करता है? इसको दरअसल में 2006 में इनिशिएट किया गया था एज हेनली एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, इनकी खुद की रिसर्च टीम होती है।
उसको देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि कहाँ-कहाँ पे कितने यहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है एंड उस हिसाब से नोटिस किया जाता है कि कौन-सी रैंकिंग किसकी आई। तो ये रैंकिंग्स किसकी कौन-सी है एंड सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया 85th पे है। ये कुछ बातें हैं जो आपको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन डैम सेफ्टी एक्ट 2021। थोड़ा-सा इस मुद्दे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो इंडिया में ना पहले तो मैं बताऊँ इंडिया में काफ़ी सारे बड़े-बड़े डैम्स आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भाखड़ा नंगल डैम आपको देखने को मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के ऊपर। हीराकुद डैम आपको देखने को मिल जाएगा ओडिशा में महानदी नदी के ऊपर। टिहरी डैम बहुत ही फ़ेमस है उत्तराखंड के अंदर आपको भागीरथी नदी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सरदार सरोवर डैम गुजरात नर्मदा रिवर। उसके अलावा नागार्जुना सागर डैम ये आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी के ऊपर देखने को मिलता है। इंदिरा सागर डैम हो गया मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के ऊपर। मुल्ला पेरियार डैम आपको देखने को मिल जाएगा केरला के अंदर मुल्ल्यार और पेरियार रिवर के ऊपर। इनफैक्ट ना पिछले कई दिनों के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ना मुल्ला पेरियार डैम वाटर डिस्प्यूट पर कई बार चर्चा भी करी है। एक बार नहीं 3-4 बार चर्चा हो गई है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। एक्चुअल में पता क्या है, ये जो मुल्ला पेरियार डैम है जैसे मैं आपको बता भी रहा था, ये केरला के अंदर लोकेटेड है मुल्लायार और पेरियार नदी के ऊपर। तो दरअसल में इसकी ना कंस्ट्रक्शन जो मुल्ला पेरियार डैम की स्टार्ट हुई थी, वो 1887 में स्टार्ट हुई थी। फिर 1895 के अंदर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नोटिस टाइम करो ये ब्रिटिशर्स का टाइम है, ठीक है? तो वहाँ पर ना उस समय के ऊपर ब्रिटिश टाइम के अंदर एक लीज़ एग्रीमेंट साइन हुआ था। वो लीज़ एग्रीमेंट क्या था कि लीज़ एग्रीमेंट में बोला तो ये गया कि जो आपका डैम है, वो तो केरला में है, पर इस डैम को ऑपरेट करना, इस डैम को मेंटेन करना, ये कौन करेगा? ये तमिलनाडु करेगा। ऐसा लीज़ एग्रीमेंट था और ये जो एग्रीमेंट है, ये 999 साल का लीज़ एग्रीमेंट है। अब इसी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं इस डैम के रिगार्डिंग क्योंकि है डैम केरला के अंदर पर मेंटेन तमिलनाडु कर रहा है एंड यहाँ पर आप इसकी यहाँ पे आप पूरा का पूरा इसको लोकेशन भी देख पाओगे, बिल्कुल आपको बॉर्डर के ऊपर है पर है केरला स्टेट के अंदर, ठीक है ना? अब मुद्दा ये उठता है एक्चुअली केरला पता क्या चाहता है? केरला चाहता है कि भई यार डैम की जो हाइट है ना, उसको आप मत बढ़ाओ। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि अगर आपने वाटर लेवल को यहाँ पे बढ़ा दिया, तो बहुत दिक्कत आ सकती है आस-पास के अगर डैम को कोई दिक्कत आई, तो आस-पास के लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आएगी। पर तमिलनाडु चाहता है कि वाटर लेवल रेज़ किया जाए, ताकि उनके लोगों को पानी पहुँचा पाए। क्योंकि इस डैम के माध्यम से क्या हो रहा है, तमिलनाडु के अलग-अलग लोगों को यहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़। तो डैम तो इम्पोर्टेंट है बट नोटिस कर पा रहे हो, ये लगभग आपका 130 साल के आस-पास पुराना डैम हो चुका है। तो खतरा भी है, बहुत सारे कुछ गलत अनहोनी हो गई, तो दिक्कत आ सकती है उसके बाद, है ना? तो यहाँ पर ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के पास गए इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने पूरी तरह से डैम सेफ्टी एक्ट को इम्प्लीमेंट ही नहीं करा गया। ये तो चलो साफ छोटे शब्दों में कह रहा हूँ, बट और भी यहाँ पे काफ़ी बातें सुनाई गई कि ऐसा लग रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो उसने एक्ट तो बना दिया, पर एक्ट बनाने के बाद वो सो गई है। ऐसा यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखो एक्चुअल में डैम सेफ्टी एक्ट है काफ़ी अच्छा एक्ट है क्योंकि इसके माध्यम से बात करी गई है कि प्रॉपर डैम्स की सर्वेलेंस होनी चाहिए, उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखना चाहिए ताकि डैम ना फेल ना हो क्योंकि डैम फेल होता है ना तो आस-पास के गाँव ही पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। तो जो डैम ओनर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की, ऑपरेशन की, मेंटेनेंस की एंड डैम्स को सुपरवाइज़ करने की। तो मॉनसून सीज़न शुरू होने से पहले एंड खत्म होने से पहले हर प्रॉपर डैम का एक डैम सेफ्टी यूनिट होगा, जो उसको इंस्पेक्ट करेगा। अर्थक्वेक के समय और अर्थक्वेक के बाद या फ्लड्स के बाद भी ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएँगी। ऐसा डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर बोला गया है। अब नोटिस करना यहाँ पर डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर बोला गया कि 4 टियर्ड मैकेनिज़्म होगा। आप अंडरस्टैंड करना 4 टियर में पता क्या है? 2 टियर होंगे आपके यूनियन लेवल के ऊपर एंड 2 टियर होंगे आपके स्टेट लेवल के ऊपर। यूनियन लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक यहाँ पे एनसीडीएस करके कमेटी है, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है और इसको चेयर किया जाता है बाय चेयरमैन ऑफ सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं एंड इसका काम होता है पॉलिसीज़ बनाना ताकि हम अच्छे से डैम स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर पाएँ। चलो ये पॉलिसीज़ तो बना दी, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो देखेगा एनडीएसए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है एंड ये कहीं न कहीं उनको इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पे काम देखने को मिल जाता है। फिर ये 2 टियर मैकेनिज़्म तो आपका यूनियन लेवल पे हो गया। 2 टियर मैकेनिज़्म आपका स्टेट लेवल पे होता है जिसमें इंक्लूड होता है स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीडीएस ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी एंड डेफिनिटली देखेगी अलग-अलग कामों को एंड एसडीएसओ उन पर्टिकुलर कामों के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन हो गया, सर्वेलेंस हो गया, ये सब काम करती है।
अब यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये जो आपने 4 टियर मैकेनिज्म की बात कर तो दी है अपने एक्ट के अंदर, पर बनाएगा कौन? या तो कहीं जगह बनी नहीं हुई, कहीं जगह बनी है तो काम नहीं कर रही, काम कर रही है तो वहां लोग नहीं है। इतनी सारी इश्यूज है ना कि किसी को डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई कंसर्न दिख ही नहीं रहा, ना सेंटर को ना स्टेट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि यार अगर आप एक्ट बना रहे हो तो एक्ट बनाने से सिर्फ कागज के ऊपर लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करो। कल को कुछ दिक्कत आ गई, खासकर मुल्ला पेरिया डैम जो इतना पुराना डैम हो गया है, तो कौन जिम्मेदार होगा उसके अंदर? एक्ट आपने बना दिया, काम कर नहीं रहे हो आप, है ना? तो ये इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये ना इनफैक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी मुद्दा इस तरह से उठ सकता है। ये इतने बड़े-बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, इतने लंबे, इतने पुराने डैम हो चुके हैं, तो क्या हमें उसके रिगार्डिंग कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बातें थी, जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है, दैट इज इंडिया एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, कंपनी है बहुत ही फेमस। और इंडिया एआई जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है। इसको डिस्कस भी करेंगे आगे। अब दोनों ने मिलकर क्या किया है? दोनों ने मिलकर ये कोशिश करी है कि भारत में एआई को हम कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। देखो क्या काम हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा है। एक तो ये है कि 2026 तक 5 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे एआई के ऊपर। इसमें बच्चे होंगे, एजुकेटर्स होंगे, डेवलपर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वुमेन एंटरप्राइज, ये हो जाएंगे। उसी तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, मतलब एआई कैटलिस्ट उनका नाम रखा जाएगा, ताकि एआई टियर 2 टियर 3 सिटीज तक भी पहुंचे। उसके अलावा कुछ लैब्स एस्टेब्लिश करी जाएंगी, एजुकेटर्स को ट्रेन किया जाएगा, एआई कोर्सेज दिए जाएंगे 1 लाख बच्चों को, है ना? और साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर ना इंडिया के अंदर अलग-अलग लैंग्वेजेस चलती हैं, ठीक है? मराठी हो गया, तमिल हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रॉपर एआई मॉडल्स बने, जो भारत की लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को कैटर कर पाएँ। इसी तरह से देखो एआई का मिसयूज़ भी हो सकता है, तो एआई का मिसयूज़ रोकने के लिए एथिकल एआई स्टैंडर्ड्स हमारे सामने होने चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के माध्यम से हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये इंडिया एआई मिशन सुना तो बहुत बार है, बट व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ इंडिया एआई मिशन? देखो 2024 के अंदर हमने इसको लॉन्च किया था, ताकि देश भर के अंदर हम एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना पाएँ एआई के रिगार्डिंग। तो ये मीटी मिनिस्ट्री का ही आपको एक मिशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ बात होती है एआई टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे ढंग से डेवलप करने की। फोकस होता है कि कैसे इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस किया जाए, कि एआई के बेनिफिट सबको पहुँचे। कहीं न कहीं अगर जो गैप्स है ना एक्सेसिबिलिटी के अंदर, उसको हम ब्रिज कर पाएँ। इसके साथ-साथ एक डिजिटल ट्रस्ट हो, एंड अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज साथ में मिलकर काम कर पाएँ एआई के अंदर। दिस इज़ द फोकस ऑफ इंडिया एआई मिशन। आई होप ये मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है स्टैम्पेड इन तिरुपति। हमने कल इसको डिस्कस किया था। कुछ बच्चों का था कि सर थोड़ा-सा इस टेम्पल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है। तो बिल्कुल मैंने थोड़ा-सा कंटेंट उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर किया है। थोड़ा-सा इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर जब हम इस टेम्पल की बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना, ये टेम्पल देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। दरअसल में तिरुमला हिल्स आप सबने सुनी होंगी। उसकी टोटल 7 हिल्स हैं, जिसको सप्तागिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उनमें से जो वेंकट हिल है, वहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर टेम्पल देखने को मिल जाएगा। इनको, ये जो टेम्पल है, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर, जो कि लॉर्ड विष्णु के ही एक इन्कार्नेशन माने जाते हैं। अब आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कई बार आपका कोई फैमिली मेंबर हो गया या आपका दोस्त हो गया, कभी वो तिरुमला टेम्पल विजिट करने जाते हैं ना, तो वहाँ से जो तिरुपति का लड्डू है, वो डेफिनिटली वो लेके आते होंगे एज़ अ प्रसाद, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या है ना, जो प्रसाद वहाँ पे मिलता है, जो तिरुपति लड्डू वहाँ पे मिलता है, उसको जीआई टैग भी यहाँ पे प्राप्त है, एंड डेफिनिटली आप सबने वो प्रसाद आपको पहुँचा भी होगा अब तक, राइट? अब अलग-अलग साउथ इंडिया की डायनेस्टीज़, चाहे पल्लवास हो गया, चोलास हो गया, विजयनगर रूलर्स हो गया, उन सभी ने डेफिनिटली कंट्रीब्यूट किया इस टेम्पल के रिगार्डिंग, और इसको 12वीं सदी के अंदर रिवाइव किया गया था बाय सेंट रामानुज। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इस टेम्पल के स्ट्रक्चर की ना, देखो पहली बात तो आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे कि साउथ इंडिया के अंदर ये टेम्पल है, तो डेफिनिटली डेफिनिटली तो नहीं, बट फिर भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना होगा, बिल्कुल। एंड डेफिनिटली आप जानते होंगे कि साउथ इंडिया के अंदर हम शिखर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं, उसको विमान वर्ड से बोला जाता है, राइट? तो आपको यहाँ पे विमान देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको टेम्पल के एंट्री के ऊपर आपको गोपुरम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसको हम गर्भगृह के नाम से भी जानते हैं, इस सैंक्टम सैंक्टोरम को यहाँ पर बोला जाता है आनंद निलयम, ठीक है ना? यहीं पर आपको जो मेन डीटी है वेंकटेश्वर जी, वो आपको स्टैंडिंग पोर्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि ईस्ट की तरफ फेस करते हैं। गोपुरम मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया।
इसके साथ साथ विमान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो मेन टावर होता है उसको हम विमान के नाम से जानते हैं और ये पिरामिड शेप में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसके प्रदक्षिणा पथ होते हैं जिसको हम सर्कुलम्बरेटरी जो पैसेज बोला जाता है, ये इस तरह के आपको 2 पैसेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए। इसके साथ ही साथ टेम्पल में आपको एक वाटर रिजर्वायर और टेम्पल टैंक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर टेम्पल की आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसके अलावा शिखर भी हम कह सकते हैं, विमान भी हम कह सकते हैं, तो वो भी आपको क्राउनिंग एलिमेंट टॉप के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बातें थी तिरुमला टेम्पल के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है भाषिनी एनेबल्ड ई श्रम पोर्टल। यहाँ पर 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक है वर्ड भाषिनी और एक है ई श्रम। थोड़ा दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, भाषिनी एआई टूल। देखो एआई अभी हम समझ के आए, पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने एआई के बारे में डिस्कस किया। अब आप नोटिस करते हो यार, इंडिया में ना अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, मैं वही जो बात पहले भी कह रहा था। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो भी लैंग्वेज बैरियर्स है ना, इनको हम ब्रिज कर पाएं, इनको हम खत्म कर पाएं। तो हम चाहेंगे डेफिनेटली कि जो कंटेंट है, सर्विसेज हैं, वो लोगों को अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर मिल पाए। तो इसीलिए यहाँ पर ना एक एआई टूल बनाया गया है जो कि चीजों को ट्रांसलेट कर देगा। मतलब कि लेट से कोई इंग्लिश का कंटेंट था पर मुझे आती नहीं इंग्लिश, मुझे मराठी आती है, तो मराठी में आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो ये है मीटी मिनिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिलती है अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। एंड ये जो टूल है, ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का ही आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना सरकार ने एक भाषा दान करके एक चीज, यहाँ पे एक सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया है। देखो आप इस बात को समझने की कोशिश करना, एआई कैसे काम करता है। एआई कहीं ना कहीं डेटा के ऊपर ही काम करता है। जो भी डेटा सेट्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे या फिर जो भी हम उनको इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, वो इनपुट्स को सीखेगा एंड कहीं ना कहीं उससे और वो बेटर होता रहेगा। तो अगर हमें अपने एआई टूल को बेहतर बनाना है, व्हाट इज नीडेड, हमारे पास प्रॉपर डेटा सेट्स होने चाहिए। तो सरकार ने बोला है कि यार आम लोग हैं वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करें इस तरह के। जैसे फॉर एग्जांपल एक है सुनो इंडिया। सुनो इंडिया के माध्यम से क्या होगा, आप कहीं ना कहीं क्या करो, लेट से किसी ने और ट्रांसक्रिप्शन बनाई है, उसको आप वैलिडेट कर दो या फिर आप खुद टाइप कर दो ऑडियो कंटेंट को। उस तरह से बोलो इंडिया हो जाता है, जहां पर आप अपनी सेंटेंस रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप अपनी वॉइस को डोनेट कर सकते हो। लिखो इंडिया, आप किसी टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट करके उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। तो बेसिकली इस तरह से देखो इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें डेटा सेट की तरह कंट्रीब्यूट करती हैं कि आम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेटा सेट्स को, ताकि ये भाषणी एआई टूल और बेहतर बने। और दूसरा हिस्सा क्या है यहाँ पे, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं ना, उनको अलग अलग हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने एक पोर्टल बना दिया था, ई श्रम पोर्टल। ये जो पोर्टल था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। एंड ये आप यहाँ पे समझ पाओगे कि किस तरह से अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स आपको इस पोर्टल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, जितनी वेलफेयर स्कीम्स है ना फॉर अवर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, वो सारी एक ही पोर्टल के ऊपर है। उसी तरह से आपका एमजी नरेगा हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, एनसीएस के साथ भी इसका इंटीग्रेट किया हुआ है। देखो दरअसल में एनसीएस भी एक पोर्टल ही है। यहाँ पर एक अनऑर्गेनाइज वर्कर अपना डेटा डाल देगा, तो जो अगर कोई इस बंदे को हायर करना चाहता है तो वो यहाँ पे उसको हायर कर लेगा। या वाइस वर्सा भी, इस कंपनी ने लेट से कुछ रिक्वायरमेंट्स डाली थी, इस बंदे ने ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ी एंड अपने आप को जॉब मिल गई इसको। तो वो इस तरह से नेशनल कैरियर सर्विस के साथ भी ई श्रम पोर्टल को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको यहाँ पे मिल सकती हैं। एंड साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो इस तरह से अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स का फायदा यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकता है। अभी क्या हुआ है, अभी जो भाषणी एनेबल्ड ई श्रम पोर्टल है ना, अब वो 22 की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, जिसके माध्यम से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले ये जो पोर्टल था सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा और मराठी में था, अब सारी की सारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज दीन दयाल पोर्टल। देखो पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने ना एक टॉपिक डिस्कस किया था मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। मैंने आपको बताया था उन मेजर पोर्ट्स में से एक पोर्ट कौन सा था, वो था आपका कांडला पोर्ट, जिसको आप दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि देखो ये बना तो था 1950s के अंदर, उस समय इसको कांडला पोर्ट ही कहते थे, पर 2017 के अंदर सरकार ने इसका नाम बदल के चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया गया दीनदयाल पोर्ट, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके ऑनर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट है। ठीक है,
ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट क्या होता है? एक ऐसा पोर्ट जिसमें पानी का जो स्तर है, जो पानी का लेवल है, वो ओशियन टाइड्स के साथ चेंज होता रहता है। तो नॉर्मली ऐसे पोर्ट्स आपको कोस्टल रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली अलग-अलग तरह के वेरियस कार्गो टाइप्स को ये हैंडल कर सकता है एंड इनफैक्ट ये फ्री ट्रेड जोन भी है। यहाँ पर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आपको देखने को मिल जाएगा ताकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज को बूस्ट कर पाए। तो कांडला ऐसा पहला पोर्ट था भारत के अंदर जहां पर आपको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश किया गया था। अभी न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ये अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर 57,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी एंड अलग अलग इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर मेरीना, फिशिंग हार्बर, टाउनशिप, मेरीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सब यहाँ पे होंगे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कोशिश ये करी जा रही है कि जो लिक्विड टैंकर व्हीकल्स है उनका वेटिंग इंप्रूव किया जाए एंड यहाँ पर जो टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम की अगर हम बात करें, हम उसको कम कर पाए। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि लेट से एक शिप कब वहां पे पहुंची एंड कितनी जल्दी उसने अपने जो भी चीजें अनलॉक सॉरी मतलब उसको ड्रॉप करना था, जो भी अपने इक्विपमेंट को या बाकी और ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, उसको ड्रॉप करके वापस कितनी जल्दी अपने अपने काम पे जा सकती है। स्टार्ट से लेके फिनिश तक पूरा का पूरा जो टाइम होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम। तो उसको हम यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात आप और भी ध्यान रखिएगा कि इसकी ये जो आपका पोर्ट है ये कांडला क्रीक के बिल्कुल पास में है। कांडला क्रीक आप जानते होंगे एक नेचुरल स्ट्रीम है वाटर की, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटी होती है रिवर से, राइट। अब ड्रेजिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ड्रेजिंग का मतलब होता है यहाँ से डेब्री को निकालना या फिर अपने जो सेडिमेंट्स हो गया उसको रिमूव करना। ड्रेजिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल पास में कांडला क्रीक के एंड डेफिनेटली जो बड़ी बड़ी वेसल्स है वो भी यहाँ पे डॉक कर पाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मुद्दा। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2018 का ये एमसीक्यू है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये 2020 में हमसे पूछा गया था, तो आप यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो। एंड लास्टली जो थर्ड क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2012 में हमसे पूछा, आप इसको भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। दोस्तों कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको जरा हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था क्या कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पावर मिल जाती है किसी भी स्टेट लिस्ट के ऊपर यहाँ पे लेजिस्लेट करने के लिए। देखो एक्चुअली में पता क्या होता है, मुझे एक चीज बताओ, पार्लियामेंट कौन कौन सी लिस्ट के ऊपर कानून बना सकता है? आप बोलोगे सर यूनियन लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। पर अगर राज्यसभा क्या करे, एक रेजोल्यूशन पास करे बाय 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर इसके माध्यम से राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हमारा जो पार्लियामेंट है ना वो आपका स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है एंड इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा आपको मैंने होमवर्क दिया था कि यहाँ पर अलग अलग मूवमेंट्स हैं एंड सामने ऑर्गेनाइजेशन लीडर है। तो बिल्कुल जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही 1932 के अंदर फाउंड की गई ताकि देश भर से हम अनटचेबिलिटी को खत्म कर पाए। ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें तो डेफिनेटली जो सहजानंद सरस्वती जी थे ये इसके पहले प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, तो हमने डिस्कस भी किया था पिछले कुछ दिनों के अंदर। 1925 के अंदर तमिलनाडु के अंदर हमें यहाँ पे ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सोशल कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों सोशल कैपिटल का मतलब यही होता है कि आपस में जो नेटवर्क होता है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी होती है ना सोसाइटी के अंदर, उसी को बोलते हैं हम सोशल कैपिटल। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था सीआईसी के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। इंटरपोल की बात करें तो दोस्तों इंटरपोल का मेंबर इंडिया 1923 से नहीं है। 1923 में इंटरपोल बनी जरूर थी पर इंडिया मेंबर बना 1956 के अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। नेशनल एंथम की बात करें तो डेफिनेटली 1911 के अंदर इसको सिंग किया गया था इन कोलकाता। एंड कॉन्डल ट्राइब्स की बात करें तो अरुणाचल नहीं, ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है गोदावरी रिवर के बैंक्स के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट इसलिए आपकी गलत हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।